चंद्रगुप्त मौर्य भाग 2। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन और उसके इतिहास को जानने के साधनों के बाद में आज हम उसके बाकी के कार्यकलापों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों का उन्मूलन। सिंध और पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर अग्रसर हुए। मगध में इस समय नंद वंश के शासक धनानंद का शासन था। धनानंद अपनी असीम सैनिक साधनों और संपत्ति के बावजूद भी जनता में अलोकप्रिय था और यही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। कहा जाता है कि उसने एक बार चाणक्य का भी अपमान किया था, जिससे क्रुद्ध होकर चाणक्य ने नंदों को समूल नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा की थी। प्लूटार्क के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता के उद्देश्य से ही चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था, परंतु चंद्रगुप्त अपने उद्देश्य में असफल रहा। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसने यूनानी अधिकारियों को पंजाब से भगाकर पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अब उसके पास एक विशाल संगठित सेना थी, जिसका उपयोग उसने नंदों के विरुद्ध किया। हालांकि किसी भी ठोस साक्ष्य से नंदों और मौर्यों के बीच हुए इस युद्ध का विवरण नहीं मिलता, तथापि बौद्ध और जैन स्रोतों से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया, किंतु इसमें उसे सफलता नहीं मिली और उसकी सेना भी नष्ट भ्रष्ट हो गई। इस पर उसे अपनी भूल ज्ञात हुई और उसने दूसरी बार सीमांत प्रदेशों को विजित करते हुए नंदों की राजधानी पर धावा बोला और वह नंद राजधानी पर अधिकार करने में सफल रहा। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद में उसके इस आक्रमण का अतिरंजित विवरण भी मिलता है। इस ग्रंथ में भद्रसाल नामक नंदों के मंत्री का उल्लेख हुआ है। इसमें युद्ध के हताहतों की संख्या बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई है, जो कि मात्र आलंकारिक प्रतीत होती है। इससे केवल इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह युद्ध बड़ा घमासान और भयंकर रहा होगा। अंततः धनानंद मार डाला गया और चंद्रगुप्त मौर्य का मगध साम्राज्य पर अधिकार हो गया। यह चंद्रगुप्त मौर्य की दूसरी महत्वपूर्ण सफलता थी और अब वह भारत के एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया। सेल्यूकस के विरुद्ध युद्ध। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी सेल्यूकस हुआ। बेबीलोनिया तथा बैक्ट्रिया को जीतकर उसने पर्याप्त शक्ति अर्जित कर ली। वह अपने सम्राट द्वारा जीते गए भारत के प्रदेशों को भी पुनः अपने अधिकार में लेने के लिए उत्सुक था और इसी उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व के लगभग उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की और वह सिंध तक आ गया। किंतु इस समय भारत सिकंदर कालीन भारत से पूर्णतया भिन्न था। अतः सेल्यूकस को विभिन्न छोटे छोटे प्रदेशों के सरदारों के स्थान पर अब संगठित भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करना था। यूनानी लेखक केवल इस युद्ध के परिणाम का ही उल्लेख करते हैं। अप्पियानस लिखता है कि सिंधु नदी पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया और कालांतर में दोनों में संधि हो गई तथा एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गया। चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के बीच हुई इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरिया, अराकोसिया, पेरोपेनोसिडाई और जेड्रोसिया के कुछ भाग दिए। इसमें एरिया हेरात, अराकोसिया कंधार और पेरोपेनोसिडाई काबुल थे। दूसरा, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। तीसरा, दोनों के बीच एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। इसके अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया। चौथा, इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक अपना एक दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा और उसने भारत पर अपनी इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। निश्चय ही यह चंद्रगुप्त मौर्य की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इससे उसका साम्राज्य
भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर पारसिक साम्राज्य की सीमा का स्पर्श करने लगा तथा उसके अंतर्गत अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग भी सम्मिलित हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के कांधार पर आधिपत्य की पुष्टि वहां से प्राप्त हुए अशोक के लेख से भी हो जाती है, क्योंकि अशोक अथवा बिंदुसार ने इस भाग की विजय नहीं की थी। भारत ने सिकंदर के हाथों हुई अपनी पराजय का बदला भी ले लिया। इसी समय से भारत तथा यूनान के बीच राजनीतिक संबंध प्रारंभ हुआ, जो बिंदुसार तथा अशोक के समय भी बना रहा। पश्चिमी भारत की विजय। शक महासत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख, जिसकी तिथि 150 ईस्वी है, से इस बात की सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत किया था। इसी लेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था और वहां उसने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया। सौराष्ट्र प्रांत के दक्षिण में सोपारा नामक स्थान से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, परंतु अशोक अपने अभिलेख में इस प्रदेश को जीतने का दावा नहीं करता है। अतः इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपारा तक का प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही विजित किया गया था। दक्षिण भारत। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत के विजय के संबंध में भी अशोक के अभिलेखों तथा जैन एवं तमिल स्रोतों से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कई स्थानों से अशोक के लेख मिलते हैं, जैसे सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर, ये सब कर्नाटक में, गोवीमठ, पालकी गुंडू, मास्की आदि। इन लेखों में अशोक स्वयं अपने राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांडे, सत्यपुत्र तथा कैरल पुत्र जातियों का उल्लेख करता है। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने दक्षिण में केवल कलिंग की विजय की थी, जिसके बाद उसने युद्ध पूर्णतया बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक की विजय का श्रेय भी या तो बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। बिंदुसार की विजय अत्यंत ही संदिग्ध है और इतिहास उसे विजेता के रूप में स्मरण नहीं करता। अतः यही मानना तर्क संगत लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इस प्रदेश की विजय की होगी। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारतीय विजय के विषय में जैन तथा तमिल स्रोतों से भी कुछ संकेत मिलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार अपनी वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने जैन साधु भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की थी और दोनों श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर आकर बस गए। यहीं पर चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चंद्रगुप्त तपस्या किया करता था और यदि इस परंपरा पर विश्वास किया जाता है तो ये कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसी स्थान पर तपस्या के लिए गया होगा जो उसके साम्राज्य में स्थित हो। इससे श्रवण बेलगोला तक उसका अधिकार प्रमाणित होता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया था। प्लूटार्क ने लिखा है कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया। जस्टिन के विवरण से भी यह पता चलता है कि संपूर्ण भारत उसके अधिकार में था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की परंपरा जो बिंबिसार से प्रारंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय वह पराकाष्ठा पर पहुंच गई और उसका विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र और सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। यूनानी लेखक इसे पेलोपोनेसिस अथवा इंडियन काकेसस कहते थे और यही चंद्रगुप्त तथा सेल्यूकस के साम्राज्यों की सीमा थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराकर भारत की उस वैज्ञानिक सीमा पर अधिकार कर लिया था, जिसे प्राप्त करने के लिए मुगल तथा अंग्रेज शासक व्यर्थ का प्रयास करते रहे और पाटलिपुत्र उसके इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता
साम्राज्य निर्माता एवं कुशल प्रशासक था। एक सामान्य कुल में उत्पन्न होते हुए भी अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर वह एक सार्वभौम सम्राट के पद पर पहुंचा। उसने देश में पहली बार एक सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना की और ये व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श स्वरूप बनी रही। वह एक धर्मप्राण व्यक्ति था। जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन हो गया था। उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। पहले तो चंद्रगुप्त ने स्थिति से निपटने की पूरी कोशिश की। बाद में वह अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में तपस्या करने चला गया और इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व जैन विधि से उपवास पद्धति द्वारा उसने प्राण त्याग किया। जैन धर्म में इसे सल्लेखना कहा गया है। श्रवणबेलगोला की इस छोटी पहाड़ी पर आज भी चंद्रगिरी कही जाने वाली एक पहाड़ी है। वहाँ चंद्रगुप्त बस्ती नामक एक मंदिर भी है। बाद के कई लेखों में चंद्रगुप्त और भद्रबाहु का उल्लेख मिलता है। इसमें चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मुनि कहा गया है।